अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चों आज है हमारा केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे हैं और 9th क्लास का लेक्चर चल रहा है हमारा केमिस्ट्री का। तो हम मूव करते हैं अपने लेक्चर पे। बच्चों ये जो चैप्टर है ना, इसमें हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर को। ठीक है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे वजूद में आया, कैसे हमने इसे डिस्कवर किया। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो था तो जाहिर सी बात है, जब से दुनिया बनी है, ज़मीन बनी, आसमान बने, तब से वो प्रेजेंट था। बट हमने कब उसे डिस्कवर किया, ये चीज़ जो है ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। और इसमें हम ये देखेंगे कि हिस्ट्री क्या थी डिस्कवरी की, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसकी हिस्ट्री क्या थी, एटॉमिक स्ट्रक्चर होता किस तरह का है और एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उनको किसने डिस्कवर किया था। ये चीज़ें सारी आज के चैप्टर में हम देखेंगे। बच्चों एटम जो है ना, पहले एटम की बात करते हैं। व्हाट इज एटम। एटम की बात करें बच्चों तो एटम एक छोटा सा ऐसा पार्टिकल है कि जो जितनी भी चीजें इस दुनिया में मौजूद हैं वो सारी की सारी उससे बनी हुई हैं। जितने भी मैटर है ना, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है उसको हम एटम कहते हैं। अब एटम जो है उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। पहले एटम की बात करते हैं। एटम कैसा होता है दिखने में एटम ऐसा होता है कि एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है उसके, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में, और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। एक बेसिकली क्लाउड सा क्रिएट हुआ होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इर्द गिर्द बीच में उसके न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये एटम इस तरह का कुछ दिखता होता है। बट वो हमारे पास ये नॉलेज कहाँ से आया, ये चीज हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री से शुरू करते हैं बच्चों। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम जो चीजें पढ़ने वाले हैं वो आपकी बुक ने एटॉमिक मॉडल्स दिए हुए हैं, जिसमें डेल्टन एटॉमिक मॉडल है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है और बोहर का एटॉमिक मॉडल या एटॉमिक थ्योरी है। ये तीनों मॉडल्स जो हैं हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे और यही आपकी बुक में दिए हुए हैं, गिवन है। लेकिन इससे पहले भी कुछ चीजें हैं, उनको अगर आप देख लें। सबसे पहले जो बच्चों एटम का कॉन्सेप्ट आया था ना, ये आया था 400 बीसी में। 400 बीसी में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि हर चीज जो है ना, जितना भी मैटर है, ये सारी किसी न किसी छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, जिसको उन्होंने एटम का नाम नहीं दिया था, बस उन्होंने ये बताया था कि ऐसे कोई पार्टिकल हैं छोटे छोटे जिनसे ये सारा मैटर जो है ये मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो उनके बाद फिर आते हैं हमारे पास डेल्टन आते हैं। डेल्टन जो थे, इनका पूरा नाम था जॉन डेल्टन। ठीक है, ये जो थे इन्होंने दिया था मॉडल एटम का तकरीबन ये 1803 में, 1803 में इन्होंने एटॉमिक मॉडल पेश किया था, जिसमें इन्होंने कुछ बातें की थी एटम के बारे में। उनको देखते हैं, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, अब डेल्टन जो थे, जॉन डेल्टन जो थे, उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे एटम के बारे में। उन्होंने कहा था कि फर्स्ट पोस्टुलेट था उनका कि ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल नोन एज एटम। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं इस दुनिया में मौजूद वो सारे के सारे एक छोटे से पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, जो कि नजर नहीं आता और ना ही डिवाइड होता है। इनडिविजिबल पार्टिकल, ना हम उसे आम आंख से देख सकते हैं और ना ही हम उसे तोड़ सकते हैं। ऐसा पार्टिकल है वो जिससे वो मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, वो डिवाइड नहीं किया जा सकता फर्दर। उसके बाद उन्होंने उसको नाम दिया एटम का। फिर सेकंड पोस्टुलेट आता है, एटम्स ऑफ अ पार्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल, दे हैव सेम मास एंड सेम वॉल्यूम। एटम्स जो है पार्टिकुलर एलिमेंट के, मतलब कि एक ही एलिमेंट, अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन की ही बात करें तो उसके जितने भी एटम्स होंगे वो सारे आपस में आइडेंटिकल होंगे। मतलब कि आइडेंटिकल होने से मुराद ये कि एक जैसी शक्ल रखते होंगे, उनका मास भी सेम होगा, उनका वॉल्यूम भी सेम होगा। बच्चों मास और वॉल्यूम से मुराद ये, मास मतलब उनका हुजूम जो होगा, हुजम होगा जो उनका, ठीक है, और वॉल्यूम से मुराद ये है कि कितना फैलाव होगा उनका। ये दोनों चीजें जो हैं सेम होंगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड इनका आता है पोस्टुलेट, एटम्स कंबाइन, रीअरेंज और सेपरेट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ये कहते हैं कि एटम कंबाइन भी होते हैं, जुड़ भी जाते हैं। ठीक है, एटम रीअरेंज भी हो जाते हैं, मतलब ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर आ गया। एंड एटम सेपरेट भी होते हैं, उनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसमें, केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन के अंदर ये चीजें हो सकती है कि एटम जुड़ भी सकते हैं, एटम आपस से अलहदा भी हो सकते हैं, एटम इधर उधर भी हो सकते हैं, उनकी जगह भी रैंडम हो सकती है। ठीक है, लास्ट पोस्टुलेट आता है इनका कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम ना बना सकते हैं हम, ना एटम को हम तोड़ सकते हैं। मतलब ये चार इनके पॉइंट्स थे जो इन्होंने दिए थे, और इसी की बेस पर फिर आगे एक जदोजहद शुरू हो गया था कि क्या है एटम, क्या है एटम के अंदर, क्या चीज है एटम, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ये सारी चीजें पढ़ने के लिए फिर साइंटिस्ट जदोजहद करने लग गए, और उसके बाद एक के बाद एक डिस्कवरी होती गई और आज हमारे पास जो स्ट्रक्चर मौजूद है एटम का, जो कि मॉडर्न स्ट्रक्चर है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, वो आज हमारे पास मौजूद है।
और ये हम तक ऐसे नहीं पहुंचा, इस पे डिस्कवरीज हुई हैं। एक साइंटिस्ट आते थे, वो डिस्कवर करते थे कुछ ना कुछ, डिस्कवर करने के बाद उनसे कोई मिस्टेक हो जाती थी, वो मिस्टेक या फिर उनसे कोई ऐसी चीज थी जो रह जाती थी, अगला साइंटिस्ट आता था, वो उनकी गलती को पकड़ने के लिए अपनी नई डिस्कवरी कर देता था। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी है ना, ये हमारे तक पहुंची है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मूव करते हैं। मिल्टन जो थे ना, इनका एटॉमिक मॉडल आया था 1803 में। कब आया था? 1803 में। इनके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, जिन्होंने फाइंड किया था एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन को। ठीक है, पॉजिटिव रे को, प्रोटॉन को जिन्होंने फाइंड किया था, उनका नाम था यूगेन गोल्डस्टीन। यूगेन गोल्डस्टीन जो थे ना, उन्होंने फाइंड किया था किसको? प्रोटॉन को। प्रोटॉन एक एटम का पार्टिकल है। ठीक है, तो उन्होंने फाइंड किया था ये तकरीबन 1886 में। मतलब देखें 1803 के बाद फिर नेक्स्ट जो चीज आती है वो एटम, इन्होंने एटम के बारे में बताया। 1886 में एटम के अंदर का एक पार्टिकल भी फाइंड हो गया। ठीक है, तो ये चीज थी कि पहले कोई बुनियाद रखता है, कोई नजरिया पेश करता है, फिर सारे उस पर वर्किंग शुरू करते हैं और फिर करते 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 एक ऐसी चीज सामने आ जाती है कि जो कि जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था, गुमान भी नहीं किया होता। ठीक है, जब ये डिस्कवर हो गया 1886 में, उसके बाद आते हैं हमारे पास जे थॉमसन। जे थॉमसन जो थे, उन्होंने 1897 में डिस्कवर किया। 1897 में उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया। ठीक है, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था 1886 में? प्रोटॉन डिस्कवर किया था। इन्होंने क्या डिस्कवर कर दिया? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिया। मतलब कि इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एटम के बारे में कॉन्सेप्ट आया, फिर 1886 में प्रोटॉन डिस्कवर, 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर, एंड 1897 के बाद हमारे पास जो आता है मॉडल, वो आता है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ये जो बीच में इनके गैप था ना, वो मैंने बताना इसलिए आपको लाजमी समझा है क्योंकि बच्चों के जहनों में ख्याल रह जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो शार्प माइंडेड होते हैं, उनके जहन में क्वेश्चन रह जाते हैं। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल बच गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, तो 1897 के बाद फिर आता है रदरफोर्ड का मॉडल। अब ये रदरफोर्ड का मॉडल आया है 1911 में। 1911, ठीक है, 1911 में रदरफोर्ड, अर्नस्ट रदरफोर्ड इनका पूरा नाम था। इन्होंने दिया था मॉडल, कौन सा? एटॉमिक मॉडल दिया था इन्होंने, जिसमें इनके एक्सपेरिमेंट को हम फोकस करते हैं। एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह का था रदरफोर्ड का। इन्होंने लिया एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स। सबसे पहली चीज यहां पर जिक्र हो रहा है अल्फा पार्टिकल्स का। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स बच्चों होते हैं हीलियम He डबल पॉजिटिव। ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियाई बोलते हैं इसको। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? हीलियम का न्यूक्लियाई होते हैं। अब हीलियम का न्यूक्लियाई होने से क्या मुराद है बच्चों? हीलियम एक एटम है। ठीक है, हीलियम एक एटम है। आपको पता है कि एटम में क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था, बीच में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और साइडों पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये एटम का सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज्यादा इसके साथ ये जो गोल गोल मैंने बनाया है, ये शेल होता है, इसको शेल बोलते हैं, उतने ज्यादा हो जाएंगे। अब हीलियम जो होता है ना, इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके आसपास घूम रहे होते हैं, बीच में इसका न्यूक्लियस है। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जिन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है बीच में, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स, बाहर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, उन पे नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जो होते हैं ना, क्योंकि इनका नंबर अमाउंट जो होती है इनकी वो सेम होती है। मतलब जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होंगे पॉजिटिव चार्जेस, उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन्स होंगे नेगेटिव चार्जेस। अब पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है तो एक दूसरे क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। एटम नेट जो चार्ज आएगा एटम का, वो हमारे पास न्यूट्रल होगा। ओके, तो यहां पर एटम अभी न्यूट्रल, ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूं कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को और इस इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता हूं, इसका शेल खत्म कर देता हूं। ऐसी सूरत में अब क्या हुआ? मेरे पास बच गया हीलियम का खाली न्यूक्लियस। हीलियम का खाली न्यूक्लियस बच गया। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है? प्रोटॉन मौजूद है। कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन। ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स थे आसपास तो एटम का चार्ज हमें नेट जो था वो 0 मिल रहा था। बट अभी इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल लिए तो एटम का चार्ज हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव, डबल पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। क्यों? क्योंकि अंदर जो 2 प्रोटॉन्स हैं उनका चार्ज जब वाजे हो गया, अब उनके पास कोई भी चीज कैंसिल करने के लिए नहीं रही, तो उनका चार्ज एटम के ऊपर आ गया। तो ऐसी सूरत में ये जो हीलियम का डबल पॉजिटिव वाला न्यूक्लियस बनता है ना, इसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है, क्लियर है अल्फा पार्टिकल? अब नेक्स्ट देखें अगर आप तो अल्फा पार्टिकल्स का हमने सोर्स ले लिया, मतलब कि इसके अंदर से निकलेंगे अल्फा पार्टिकल्स। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब इनके इलेक्ट्रॉन्स के मुताबिक
प्रोटॉन्स के मुताबिक तो ये बड़े होते हैं थोड़े से, लेकिन वैसे अगर देखा जाए एटम के मामले में तो एटम से ही बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स जो होंगे ये निकलेंगे यहाँ से सोर्स से। आगे हमने क्या क्या रखा है, आगे हमने रखी है गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल बच्चों इतनी पतली है कि जिसकी थिकनेस जो है आपके पास 0.0004 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे आप 40 कर दें, 4, ठीक है। 0.0004 सेंटीमीटर थिकनेस है इसकी, मतलब इतनी बारीक है ये इतनी बारीक होती है कि आप इसको हाथ अगर जोर से लगाएंगे ना तो ये टूट जाएगी आपके हाथ से, मतलब कि बहुत नरमी से इसको पकड़ना पड़ता है, हल्का सा भी इस पे जोर लगे तो ये टूट जाती है। ये इतनी बारीक होती है, गोल्ड को बारीक किया जाता है। तो ये फॉइल जो होती है इसको रखा है सेंटर में। अब इस फॉइल में ऐसे है कि समझ जाएं कि 1 या 2 लेयर्स होंगी एटम्स की, ये इतनी पतली होती है। अब इसमें से क्या होगा, अब यहां पर हमारे पास आ गया अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स, अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स आ गया और यहां से एक बीम निकली अल्फा पार्टिकल्स की जो जाके टकरा रही है किससे, गोल्ड फॉइल से टकरा रही है। अब गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद ना हमने देखना है कि कहां कहां डिफ्लेक्शंस हो रही हैं। उसके लिए हमने फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई हुई है, जहां कोई लाइट जाके टकराएगी वहां पर ग्लो प्रोड्यूस होगा और हमें पता चल जाएगा कि यहां पर डिफ्लेक्शन हुई, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अल्फा पार्टिकल्स जब हमने ऑन किए, यहां से इनकी रे गई, रे जाके अल्फा फॉइल से टकराई। अब क्या हुआ कि हमारे पास कुछ डिफ्लेक्शंस शो हुई हैं। उन डिफ्लेक्शंस को अगर देखें तो कुछ ऐसी डिफ्लेक्शंस जो सीधी जा रही हैं, स्ट्रेट जा रही हैं, ठीक है, इनको छोड़ें। कुछ डिफ्लेक्शंस हल्की सी डिफ्लेक्ट हुई हुई हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत मुड़ी हुई हैं। और कुछ रिफ्लेक्शंस अगर आप देखें जो कि वापस आ रही हैं, बिल्कुल ये तो 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल बना रही है। मतलब 90 डिग्री से क्या मुराद है कि एक रे आई, सीधी गई और यहां से यूं चली जाएगी 90 डिग्री। अगर वो इससे भी ज्यादा का एंगल बनाती है तो वो हमारे पास, हम उस एंगल को कहते हैं ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। आपकी बुक ने मेंशन किया हुआ है कि मेक एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब ये हमें शो हो रही है इनकी डिफ्लेक्शंस। अब इन डिफ्लेक्शंस के शो होने पर हम इनको नोट करते हैं। फर्स्ट डिफ्लेक्शन हमने कौन सी शो की, सीधी गई। सेकंड डिफ्लेक्शन हम वो शो करते हैं जो ऐसे जाके टेढ़ी चली गई। एंड थर्ड डिफ्लेक्शन हम वो शो करते हैं जो ऐसे जाके वापस आ गई, ठीक है। तो ये कुछ डिफ्लेक्शन हमने नोट किए हैं, 3 टाइप्स ऑफ डिफ्लेक्शन। अब इनको अगर हम फोकस करें तो हम एक कंक्लूजन निकालेंगे इनकी बेस पर, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इस एक्सपेरिमेंट की बेस पर रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला था ये हम देखते हैं, ओके बच्चों। अब रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला था, उसका कंक्लूजन अगर हम यहाँ पर देखें तो उसने कहा था कि ये जो 3 टाइप्स ऑफ डिफ्लेक्शन है इनकी बेस पे उसने फर्स्ट कहा था कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। इस पर उसने कहा था, ये जो पहली लाइन है ना, इसके बारे में कहा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि स्लाइड डिफ्लेक्ट किए बगैर अनडिफ्लेक्टेड जो है क्रॉस कर गए थे किसको, फॉइल को। तो उसको उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, मतलब कि ज्यादातर स्पेस जो एटम के अंदर है वो खाली है, ठीक है, जो कि सीधे चले गए पार्टिकल। जाहिर सी बात है पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, किसी चीज से टकरा रहे नहीं है, तो ऐसी सूरत में हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि जो स्पेस है बीच में वो खाली होगी। उसके बाद आता है सम अल्फा पार्टिकल्स वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुए, थोड़ी थोड़ी डिफ्लेक्शंस शो की उन्होंने। उसको उन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द एटम रिपेल अल्फा पार्टिकल्स। एटम जो है, एटम के सेंटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है जो क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है किनको, अल्फा पार्टिकल्स को, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर आगे ही पॉजिटिव चार्ज होगा, आपको पता है कि लाइक चार्जेस जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इनकी बेस पे अब हम अगर स्ट्रक्चर बनाना शुरू करें बच्चों, तो ये रहा हमारे पास, इन्होंने कहा कि स्पेस खाली है ज्यादातर, ठीक है, खाली छोड़ दी। फिर ये कहते हैं कि सेंटर में कोई ऐसी पॉजिटिव चीज है जो क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है, हमने सेंटर में पॉजिटिव चीज बना दी। उसके बाद क्या कहते हैं, few alpha particles were deflected through an angle greater than 90 degree. There is a small dense center in which mass is concentrated. कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, कुछ बिल्कुल कम से कम अल्फा पार्टिकल, थोड़े से, वो क्या होता है उन्हें कि वो डिफ्लेक्ट होते हैं 90 डिग्री के एंगल से ज्यादा के, उस पर डिफ्लेक्शन शो करते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स जो थे इनके बारे में उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा डेंस प्रेजेंट है, स्मॉल सा और छोटा सा बीच में, बिल्कुल न्यूक्लियस एटम के बीच में, वो जो है वो इनको डिफ्लेक्ट कर रहा है, बिल्कुल वापस भेज रहा है। तो उसको अगर हम बनाएं तो ये हमारे पास आ गया स्मॉल सा, ठीक है, डेंस एक सेंटर आ गया। तो इसको इन्होंने कहा कि रदरफोर्ड ने कहा कि एटम का सारा मास जो है ना वो इस स्मॉल डेंस जो है ना, ये रीजन इसके अंदर लोकेट है, ठीक है। अब ये तो हो गए कंक्लूजन रदरफोर्ड के। अब रदरफोर्ड ने इन कंक्लूजन की बेस पे कहा क्या, रदरफोर्ड ने कहा कि एटम का मॉडल प्लेनेटरी मॉडल की तरह है, सोलर सिस्टम जैसे कि हमारे पास प्लैनेट्स जो हैं वो घूम रहे हैं किसके इर्द गिर्द, सन के इर्द गिर्द, ऐसे अपने उनमें दायरों में जिनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं, ऑर्बिट्स के अंदर घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं सन के इर्द गिर्द। वैसे ही रदरफोर्ड ने कहा
कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूम रहे हैं किसके इर्द गिर्द, ये सेंटर में न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। इलेक्ट्रॉन्स पहले से फाइंड हुए थे, प्रोटॉन्स पहले से फाइंड हुए थे, रदरफोर्ड खाली उनकी लोकेशंस देखना चाह रहा था, ठीक है। दूसरी बात इसने कही कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है, ये जो यहाँ पर ये घूमेंगे ना, इनकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो प्रोड्यूस होगी, मतलब इनको जो घुमाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन रही है इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये क्या है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बच्चों वो फोर्स होती है जो किसी भी बॉडी को घूमने में हेल्प करती है, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी तो कोई बॉडी घूमेगी, नहीं तो नहीं घूमेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होती है जो चार्जेस की वजह से होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। जो चार्जेस होते हैं इक्विलिब्रियम में, उनकी वजह से जो फोर्स होती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो बीच में पॉजिटिव है, साइडों पे नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या कर रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बना रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं किसके इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ये तो होगी रदरफोर्ड की बातें, ठीक है, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, उसके कंक्लूजन और उसका प्लेनेटरी मॉडल। उसके बाद अब आते हैं रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स पे। बच्चों यहाँ एक बात आई है, एक होते हैं डिफेक्ट्स, एक होती हैं लिमिटेशंस, ठीक है। लिमिटेशंस और डिफेक्ट्स में क्या फर्क होता है? कुछ साइंटिस्ट्स के हम लिमिटेशंस पढ़ते हैं, कुछ साइंटिस्ट्स के हम डिफेक्ट्स पढ़ते हैं। लिमिटेशंस बच्चों वो होती हैं कि एक साइंटिस्ट ने एक चीज आपको बताई है, ठीक है, उसने उसमें कुछ कमियां छोड़ दी हैं, मतलब वो पूरा नहीं बता सका। जैसे कि डेल्टन था, डेल्टन ने एटम तो बता दिए लेकिन एटम का स्ट्रक्चर नहीं बताया, ये डेल्टन की लिमिटेशन होगी। बट डिफेक्ट्स क्या होते हैं? डिफेक्ट्स होते हैं बच्चों के एक चीज आपने बताई, एक साइंटिस्ट ने एक चीज बताई और वो उसने गलत बता दी, ठीक है। जैसे कि डिफेक्ट्स देखेंगे हम रदरफोर्ड की, जो चीज इन्होंने गलत एक्सप्लेन कर दी जिसको बाद में आने वालों ने सही एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो पहली चीज आती है कि इन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया था एटम का, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं एक्सप्लेन किया। लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, ये मैं आपको एक शॉर्ट वे में बताता हूँ। बच्चों हमारे पास एक एटम है, ठीक है, यही लेने, इसी को एज एग्जांपल लें। ये एटम जो है ये क्या करता है कि जब जब इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द घूमेगा, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो कहता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके इर्द गिर्द घूमेगा वैसे वैसे वो अपनी एनर्जी इमिट करेगा। जैसे जैसे वो एनर्जी इमिट करेगा तो यहाँ पर हमारे पास एक लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा, ठीक है, सॉरी, हमारे पास एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा। मतलब हमने एक स्क्रीन रखी हुई है, उस स्क्रीन पे हमें एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम शो होगा जिसके अंदर डिफरेंट कलर्स शो हो रहे होंगे। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम में फर्क क्या होता है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बच्चों आपने रेनबो देखी होगी, रेनबो में जो कलर्स आपको शो हो रहे होते हैं, एक कलर होता है फिर दूसरा होता है, उनका एक कलर जहां खत्म हो रहा होता है दूसरा जहां से शुरू हो रहा होता है, ये पॉइंट बिल्कुल डिफाइन नहीं होता, अनडिफाइन होता है। मतलब कि हम बिल्कुल उसके अंदर लाइन शार्प कलर नहीं होते। देखें यहाँ पर आपके पास दो कलर्स हैं, एक ग्रीन कलर ले लेता हूं मैं, ठीक है, यहाँ पर आपके पास ग्रीन कलर है, ठीक है, ये हल्का हल्का फेड होता 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 आगे जो है शुरू हो गया रेड कलर, ठीक है। अब ये आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ ग्रीन खत्म हो रहा है और कहाँ से रेड शुरू हो रहा है, अनडिफाइंड। ऐसी सूरत में जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं उनको हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कहते हैं बेसिकली लाइट के एक बैंड्स होते हैं, लाइट के ऐसे आपको नजर आ रहे होते हैं, जैसे रेनबो आप देखते हैं वो स्पेक्ट्रम होता है, 7 कलर्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो हमें जब अनडिफाइंड एंड्स जो हैं वो नजर आ रहे हों तब जो है हम उसे कहते होते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। लेकिन जब हमें डिफाइंड एंड्स नजर आ रहे हों, जैसे कि मैं यहाँ पर भी आपको बना के दिखाऊं, तो मेरे पास एक स्क्रीन है, उसके अंदर मैं स्पेक्ट्रम देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास रेड कलर आ रहा है, यहाँ पर मेरे पास ग्रीन आ रहा है, फिर यहाँ पर ग्रीन आ रहा है, ठीक है, बीच में इनके फिर रेड आ रहा है। तो ये जो है ना स्पेक्ट्रम अब जो बन रहा है ये लाइन स्पेक्ट्रम है। ऐसे आपको बैंड्स शो हो रहे हैं जिनमें कलर डिफाइंड है, ये रेड है, इसके बाद ये ग्रीन है, ये रेड है, ठीक है, इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो अब रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो एटम है ना वो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द घूमता है, एनर्जी इमिट करता है, तो वो बनाता है कौन सा स्पेक्ट्रम? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, क्योंकि वो एनर्जी इमिट करी जा रहा है लगातार, ठीक है। अब इसके जवाब में क्वांटम मैकेनिक मॉडल जो है या फिर आपके पास जो थ्योरीज बाद में आई हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन एक इमिट करता रहे, बार बार इमिट करता रहे, तो ऐसी सूरत में इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट कम होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट कम होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दिन कोलैप्स कर जाएगा, एटम में गिर, उसमें न्यूक्लियस में गिर के तबाह हो जाएगा, एटम खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं, एटम सदियों से प्रेजेंट है और आगे भी सदियों तक प्रेजेंट रहेगा। तो ये क्या बात? उनके बाद अब ये जो स्टेबिलिटी है ना, मतलब कि एटम ने कोलैप्स कर जाना, ये स्टेबिलिटी ये एक्सप्लेन नहीं कर सके रदरफोर्ड, कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, ठीक है। According to Rutherford, atom emit continuous energy and make continuous spectrum, but atom make line spectrum.
फिर बाद में क्वांटम थ्योरी आई, उसने बताया हमें कि एटम जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनाता, लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। अब ये लाइन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, एनर्जी कैसे इमिट होती है, ये चीज हम देखें। यहाँ तक इसका खत्म होता है। इसके डिफेक्ट्स, अब 2 डिफेक्ट्स थे। फर्स्ट ये कि एटम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाता है, सेकंड ये कि एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है और वो कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, ये 2 बातें थी इसकी।